हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसंत स्टडी चैनल्स। दोस्तों, ये हमारा जीके का सीरीज चल रहा है। तो ये सीरीज नंबर चौथा है। दोस्तों, आप ये पूरा सीरीज को देखिए। ये लगभग 50 सीरीज चलेगा। जब ये सीरीज ख़त्म होगा तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपने जीके का कितना सारा सवाल सीखा। इसमें 10 ही क्वेश्चन रहता है, पर इसमें जो सारे ऑप्शन का सॉल्यूशन किया जाता है और सारे जानकारी उसमें से सबको लिंक करके बताया जाता है। उससे आपको लगभग 100 या 150 सवाल बन जाते हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हमने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, ऑप्शन नंबर बी 2 मई, या ऑप्शन 3 मई, या ऑप्शन डी 31 मई। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। वो 3 मई को मनाया जाता है। अब हम यहाँ मई महीना आया। अब मई महीना में जितने सारे इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन सबको देखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मई महीना का जितना सारा दिवस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि 1 ही मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 2 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और 3 मई के तो ये विश्व प्रेस डे मनाया जाता है। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। इसके अलावा और भी जो मई के मंथ में इम्पोर्टेंट दिवस है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 7 मई। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक दिवस। और विश्व एथलेटिक दिवस 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। फिर 11 मई को कौन सा? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी नेशनल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और फिर 22 मई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई। तो 7 मई को वर्ल्ड एथलीट डे, 8 मई को रेड क्रॉस डे, 11 मई को विश्व नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में माउंट एवरेस्ट पर किसने 25 बार फतह किया? यानी कि हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 25 टाइम इन मई 2021। मई 2021 में किसने एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ गया, बताइए। तो हमारा ऑप्शन है निर्मल पुरजा, कामिरीता, अली स्पर्धा, और या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी कामिरीता ने, ये नेपाल की पर्वतारोही है और इन्होंने हिमालय पर 25 बार चढ़ चुकी है, बताइए। इन्होंने हिमालय पर 25 बार चढ़ चुकी है। पहली बार 1994 में चढ़ी थी, और 2021 में ये इसका 25वां बार था। अब हम हिमालय के बारे में जान लेते हैं कि हिमालय की ऊंचाई क्या है। बहुत सारे किताब में दिया रहता है 8,850 मीटर, ये हिमालय की ऊंचाई। अच्छा, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ना कि भारत में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। और इसे दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और देखिए, माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर, लेकिन जो विकिपीडिया में दिया हुआ था वो 8,848.6 मीटर दिया हुआ था।
यह है विकिपीडिया में, और बहुत सारे किताब में 8,850 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, हिमालय पर सबसे पहले चढ़ा किसने था? हिमालय पर सबसे पहले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने, जो कि नेपाल के थे, उन्होंने 29 मई, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने 29 मई 1953 ईस्वी को हिमालय पर चढ़ा था। तो इसलिए दोस्तों 29 मई को ही मनाया जाता है विश्व हिमालय दिवस, क्योंकि 29 मई 1953 को सबसे पहले किसी ने हिमालय पर चढ़ने की हिम्मत की थी। और भारत की जो पहली महिला हिमालय पर चढ़ी थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल ने 1984 ईस्वी में, ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने हिमालय पर चढ़ी थी। और ये है भारत की, लेकिन विश्व की पहली महिला जिन्होंने हिमालय पर चढ़ी, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, वो कौन थी? वो थी जुंको तबई ने, जो कि जापान की पर्वतारोही है। उन्होंने सबसे पहली महिला थी जिन्होंने हिमालय पर चढ़ी थी। और संतोष यादव ने 2 बार हिमालय पर चढ़ी थी। भारत की पहली भारतीय महिला जिन्होंने हिमालय पर 2 बार चढ़ी थी, ये संतोष यादव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोनोरन डेजर्ट कहाँ स्थित है? सोनोरन डेजर्ट यूएसए में स्थित है। और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा, गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबी कौन सा मरुस्थल है? गोबी शीतोष्ण मरुस्थल, यानी कि ये ठंड वाला मरुस्थल है। अरे इंडिया में तो कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि राजस्थान साइड में है। और चिली में कौन सा मरुस्थल है? चिली में एक आटाकामा मरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है, आटाकामा मरुस्थल को। तो यूएसए में है सोनोरन डेजर्ट, और मंगोलिया में है गोबी डेजर्ट, और इंडिया में है थार डेजर्ट, और चिली में कौन सा है? आटाकामा डेजर्ट। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मासांजोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लाइज ऑन विच रिवर? मासांजोर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है? तो मासांजोर नदी पर है। ये मासांजोर नदी पर है, जो कि दुमका में है। और ये इस मासांजोर नदी पर ही मासांजोर डैम है, उसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। अच्छा, दामोदर नदी पर 1948 में डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि 1948 में शुरू किया गया था। इस पर 4 डैम है। कौन कौन सा? जैसे कि तिलैया डैम है या बराकर डैम है। फिर एक इस पर ही कोनार डैम है। फिर इस पर एक मैथन डैम है और एक पंचेत हिल डैम है। इन सभी से बिजली उत्पादित किया जाता है। अच्छा, तापी नदी पर कौन सा है? तापी नदी पर गुजरात में उकाई परियोजना है। तापी नदी पर उकाई परियोजना, ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। उकाई परियोजना कहाँ है? तापी नदी पर है, गुजरात में है। और हुगली नदी, तो ये जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन इन, यानी कि जो सामान्य किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित कहाँ होती है? ये रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जैसे ये है, ये हमारा नॉर्मल हुआ है। अब इधर से आपतित किरण है और इधर से ये परावर्तित किरण। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन में? जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो लंब है, वो तीनों एक ही बिंदु पर। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो ये नॉर्मल है, वो किस में एक ही बिंदु पर होता है? तो ये रिफ्लेक्शन में होता है। और यदि यही हमें रिफ्रैक्टेड दे देता, यानी कि अपरिवर्तित, तो वो हो जाता है हमारा ऑप्शन ये रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन है क्या? जैसे कि कोई लाइट जिस माध्यम से आ रहा है और वो किसी सतह से टकराया,
और फिर उसी सतह में वापस लौट गया, तो उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो ये रिफ्लेक्शन का जो ये एंगल यहाँ बनता है, यानी इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होता है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण 30 डिग्री है, तो अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का बना कोण कितना होगा, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि जो आने वाली किरणें हैं और जो परावर्तित होने वाली किरणें हैं वो अभिलंब के साथ सेम ही एंगल बनाती है। और अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन है जैसे कि हमारा कोई रिफ्रैक्शन है जैसे कि कोई लाइट है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, तो उसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और जब लाइट रेयरर मीडियम से यानी कि विरल से सघन में आता है, जब रेयर से विरल में, यानी कि ये रेयर है और इधर है डेंसर, यानी कि जब प्रकाश की किरण रेयर से डेंसर में आता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब कोई प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हो जाता है। ये है रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। और रिफ्रैक्शन में एक फार्मूला होता है साइन आई, यानी कि साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन आर, ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है एन म्यू बराबर C/V, यानी कि जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस माध्यम के वेलोसिटी को जब हम लाइट का जो स्पीड है उसको निर्वात में लाइट का स्पीड है उससे भागा देंगे तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जल में निकालना है जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करेंगे कि हमारा जो लाइट का स्पीड होता है, लाइट का स्पीड निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो लाइट का स्पीड जल में है जो भी है उससे भागा दे देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका होता है? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरा का है। हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, सबसे ज़्यादा हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? विच टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? टमाटो में कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड? अब एसिड क्या करता है? अनिल, ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, एसिड है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? छलनी, ये लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला। तो अनिल से याद रखना कॉन्सेप्ट, एसिड नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आप देखते हैं कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में से है हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? जो चींटी का डंक होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉर्मिक एसिड क्या है, मेथेनोइक एसिड क्या है। मेथेनोइक एसिड क्या है? ये चींटी के डंक में। और लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड यानी दही में जो है सो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? जितना भी सिट्रस फ्रूट है यानी कि खट्टा फल, जैसे कि लेमन हो गया, इन सबों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकार्योटिक आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम ऑफ, यानी कि प्रोकैरियोटिक किसके राज्य के अंतर्गत यानी किस जगत के अंतर्गत आता है? तो प्रोकार्योटिक है हमारा मोनेरा के अंतर्गत आता है। अच्छा, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक है क्या? प्रोकार्योटिक में है ना एक कोशिकीय जीव को रखा जाता है, एक कोशिका, यानी जैसे कि अमीबा होगा, पारामीशियम होगा, ये सब एक कोशिकीय जीव है, ये प्रोकार्योटिक में होते हैं। और यूकार्योटिक में
एक से ज़्यादा कोशिका वाले जीवों को यूकार्योटिक में रखा जाता है। अच्छा, जो पादप जगत को है ना, उनने विटकर ने पांच जगत में बांटा था। पादप को 5 जगत में, जैसे कि मोनेरा, एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंगी, एक है प्लांट और एक है एनीमिलिया। विटकर ने, यानी पूछेगा कि किसने जंतुओं को 5 जगत में बांटा था, तो विटकर ने जंतुओं को 5 जगत में बांटा था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटिया और एक है एनीमिलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जो भारत में डेवलप भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन है? भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? सागा 200 या परम 8000 या CDC 6600 या परत्यूस? तो जो भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। परम 8000, इसको पुणे में डेवलप किया गया था। अब हम देखते हैं, कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। हम सारा चीज़ लिंक करके पढ़ेंगे, इससे हमें बहुत सारी जानकारी एक ही क्वेश्चन से मिल जाता है। अब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अब कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी से कन्फ्यूजन नहीं करना। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और लेकिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वो ऑप्शन में देख लेते हैं। ये सागा 200, इसको किसने निर्माण किया? इसको निर्माण इसरो ने किया था। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है और इसरो ने इसका निर्माण 2011 में किया था। अब जो ये CDC 6000 है, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन और जो ये परत्यूस है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। और ये है जो परम 8000, ये भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, लेकिन परत्यूस है जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जो जनक है उसको कहा जाता है सेमोर क्रे था। वो एक अमेरिकन इलेक्ट्रीशियन है, उसको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें एक और चीज़ जान लेते हैं कि जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये जो CDC 6000 है ना, ये 6600 यानी CDC 6000, ये दुनिया का पहला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। ये दुनिया का सबसे पहला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। और ये जो फ्यूगाकू ये जापान के द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो उसमें हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये CDC 6600 है, वो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, ना कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। ये जापान के द्वारा निर्मित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय कौन सी पत्रिका जारी करता था? विच न्यूज पेपर वॉज रिटेन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग अ नेशनल मूवमेंट? तो नेशनल मूवमेंट के समय केसरी पत्रिका जारी करता था। अब इसमें हम देख लेते हैं बाल गंगाधर से तिलक से जुड़े जितने सारे सवाल हमारे एग्जाम में बने हुए हैं उसको, कि लोकमान्य तिलक का बाल गंगाधर तिलक पूरा नाम था। इसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था। और लोकमान्य तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इन्होंने जो बुक लिखा था वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि गीता रहस्य
इन्होंने ये लिखा है। और एक और बुक लिखा था द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास, इन्होंने ये लिखा था। और इसने एक 1893 में चालू किया था गणपति उत्सव। गणपति उत्सव का जो चालू करने का श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। इन्होंने 1893 में शुरू किया था, 1893 में शुरू किया था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंडियन ओपिनियन जो है, इंडियन ओपिनियन बुक जो पत्रिका था वो लाला लाजपत राय जारी करता था, लाला लाजपत राय। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अस्पृश्यता अनुमूलन का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से, यानी कि जो छुआछूत होता है उसको अंत होना चाहिए, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये हमारे 17 लिखा हुआ है। ये इसको भाग 3 के मौलिक अधिकार में रखा गया है, मौलिक अधिकार। बाकी ऑप्शन है जैसे 16 में क्या है कि इसमें सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, इसके बारे में बात किया हुआ है। इसी के कारण ST SC और अदर बैकवर्ड कास्ट को सरकारी नौकरी में छूट प्रदान किया जाता है। अब 14 में क्या है, 14 में है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि सब कानून के सामने सब बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। और इसमें 18 में क्या है कि उपाधि की समाप्ति, किसी को। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसमें और क्या क्या डाला जा सकता है, आपको वीडियो कैसी लगी, इन सभी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।